हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑस्किलेशन चैप्टर्स के ऊपर। चलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप सबके सामने है। अ एलसीआर सर्किट बिहेव लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर कंपेयरिंग इट विद अ फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑस्किलेटर हैविंग डैम्पिंग कांस्टेंट बी। द करेक्ट इक्विवेलेंस वुड बी। इसमें आपको यहाँ पे करेक्ट इक्विवेलेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे सीरीज आरएलसी सर्किट अगर डैम्प्ड ऑस्किलेटर की तरह अगर बिहेव करता है तो उसमें आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे स्प्रिंग मास के केस में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर की यहाँ पे बात करते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उस केस में जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है उसके थ्रू जो आपके पास नेट फोर्स मिलता है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस का के एक्स माइनस का बीवी इजिकल टू नेट फोर्स आपके पास एम ए के इक्वल यहाँ पे होता है। जहां पे बीवी क्या है, ये बीवी आपके पास यहाँ पे डैम्प्ड फोर्स की तरह यहाँ पे काम करता है। चलिए अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं एम ए प्लस बीवी प्लस के एक्स इजिकल टू 0। ये आपके पास यहाँ पे आने वाला है, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इजिकल टू 0। आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगर सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में अगर यहाँ पे बात की जाए तो बाय केवीएल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो बाय केवीएल आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय केवीएल माइनस का आई आर माइनस का क्यू बाई सी माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये आपके पास यहाँ पे 0 आने वाला है। यहाँ पे ये क्या चीज है, ये हमने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस और यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस। चलिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी। ये आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल आने वाला है। और जो करंट है उस करंट को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, करंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी आप इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हो एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी का स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इस वाली इक्वेशन को नंबर 1 बोले और इस वाली इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे नंबर 2 बोले तो 1 और 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। जहां कंपेयर करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे m है तो यहाँ पे आप उसे l से रिप्लेस कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो m है इसे आप यहाँ पे l की जगह पे लिख सकते हो dx बाई डी टी और यहाँ है dq बाई डी टी। इसमें आप यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, आप यहाँ पे b की जगह कैपिटल R को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ k है के एक्स और वहां आपके पास q बाय सी है। तो यानी कि आप यहाँ पे जो k है उस k की जगह आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो 1 अपॉन सी को। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये आपका यहाँ पे सही सॉल्यूशन है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो ये आपका प्रॉपर वे में पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछा गया आपके पास 8 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या था उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर, जो कि पोजीशन आपको गिवन है आर टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम। आपसे क्या पूछा गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी वेक्टर वी टी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ए टी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, साथ के साथ आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन थे, फर्स्ट ऑप्शन इज वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर स्मॉल r एंड वेक्टर a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है वेक्टर v एंड वेक्टर a बोथ आर पैरेलल टू वेक्टर स्मॉल r। थर्ड ऑप्शन क्या है, वेक्टर v एंड वेक्टर a बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर स्मॉल r। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर स्मॉल r एंड वेक्टर a इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। तो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर जो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपके पास यहां पे है आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जे के। अगर इस पोजीशन वेक्टर से मुझे यहां पे वेलोसिटी का वेक्टर चाहिए
तो हम सब यहां पे जानते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहां पे क्या लिख सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय dt। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी आई केप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे केप, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, अब इस वेलोसिटी वेक्टर से हम यहां पे एक्सेलरेशन का वेक्टर बनाते हैं, तो उसे आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो a वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहां पे लिख सकते हो dv वेक्टर बाय dt। यानी कि यहां पे आपको इस वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है इसका आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई केप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे केप, कुछ इस तरह से। यानी आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप, कुछ इस तरह से। ध्यान से अगर यहां पे देखा जाए तो कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप एक्चुअल में है क्या, यही आपका यहां पे क्या होने वाला है, ये आपका यहां पे पोजीशन वेक्टर है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, कुछ इस तरह से। यानी एक जो रिजल्ट है वो आपको यहां पे मिल गया है कि जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर का एंटी पैरेलल वेक्टर यहां पे होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो आप उसे चेक करने के लिए यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे कर सकते हो v वेक्टर डॉट r वेक्टर, और अगर आपके पास इस जीरो के इक्वल आ रहा है तो आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर के। चलिए इसे हम यहां पे चेक करते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर था वो आपके पास यहां पे आया था माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी आई केप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे केप, कुछ इस तरह से। जैसे कि यहां पे बात है v वेक्टर डॉट r वेक्टर आपके पास कितना आएगा, वो अगर जीरो के इक्वल आता है तो ये वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी आई के प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे के, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें पोजीशन वेक्टर के साथ, यानी कि कोस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, कुछ इस तरह से। यानी आप यहां पे डॉट प्रोडक्ट के थ्रू क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस आप यहां पे लिख सकते हैं जे केप डॉट जे केप ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से। यानी आप देख सकते हैं ये टर्म इससे यहां पे कैंसिल आउट होने वाली है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास जीरो है। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो आपके पास परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर के। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपके पास जो एक्सेलरेशन था वो आपके पास एंटी पैरेलल है पोजीशन वेक्टर के, और साथ के साथ यहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर के। चलिए, तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये आपका वो सॉल्यूशन होने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी यहां पे सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया अगेन ऑस्किलेशन चैप्टर में से 8 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है वो ये आप सबके सामने है। चलिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे यहां पे कहा गया है अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g एट अ सर्टेन प्लेस। चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25.0 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे पेंडुलम की जो लेंथ है वो यहां पे 25.0 सेंटीमीटर बोला गया है। आगे क्या कहा गया है, एंड अ स्टॉप वॉच विद 1 सेकंड रेजोल्यूशन मेजर द टाइम टेकन फॉर 40 ऑस्किलेशन टू बी 50 सेकंड, फाइंड द एक्यूरेसी इन स्मॉल g। स्मॉल g की जो एक्यूरेसी है वो आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है सिंपल पेंडुलम के केस में। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल पेंडुलम पे टाइम पीरियड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सिंपली आप उसको यहां पे कैलकुलेट करके इजीली यहां पे इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए उस पर बात करते हैं कैसे। तो हम सब यहां पे जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में जो आपके पास जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास यहां पे कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G होता है। चलिए यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g की एक्यूरेसी की यहां पे बात हो गई है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो स्मॉल g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L
बाय टी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अगर यहां पे एक्यूरेसी की टर्म्स में अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये आपके पास यहां पे आने वाला है फ्रैक्शन में, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। लेंथ की अगर यहां पे बात की जाए तो लेंथ आपको यहां पे कितना दिया था, 25.0 सेंटीमीटर। और अगर यहां पे टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो आपके पास वो यहां पे दिया हुआ है 50 सेकंड का। चलिए, तो अगर हम यहां पे एक्यूरेसी जी की अगर कैलकुलेट करें तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, ये आपके पास आने वाला है, यहां आपके पास लीस्ट काउंट कितना बन रहा है, तो वो लीस्ट काउंट आपके पास यहां पे है 0.1 सेंटीमीटर का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 25.0 सेंटीमीटर में प्लस ट्वाइस ऑफ 1 सेकेंड अपॉन 50 सेकेंड, कुछ इस तरह से। चलिए, तो अगर आप इसको यहां पे सॉल्व करते हैं तो यहां पे जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आपके पास आंसर आएगा 4.40% की फॉर्म में। तो ये आपका वो सॉल्यूशन है जिसमें आपको यहां पे एक्यूरेसी ऑफ जी आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए, अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो ये आपका वो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे यहां पे पूछा गया था वो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप सबके सामने यहां पे है, 3 हार्मोनिक वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी f and intensity I naught having initial phase angles 0, π/4, -π/4 radian respectively. When they are superimposed, the resultant intensity is close to. तो जो आपके पास resultant intensity यहां पे आएगी, उस resultant intensity की आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी है। चलिए, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इसे यहां पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम यहां पे इसे सॉल्व करते हैं और हम यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास जो तीनों जो वेव्स हैं उन तीनों वेव्स का यहां पे एम्पलीट्यूड सेम है, और वो जो तीनों एम्पलीट्यूड जो यहां पे सेम होंगे तो इंटेंसिटी का आप यहां पे रिलेशन जानते हैं, वो आपके पास एम्पलीट्यूड के साथ आता है I = KA²। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A है, वो यहां पे एक तरह से यहां पे π/4 का एंगल बना रहा है, एक यहां पे 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक जो वेव है वो यहां पे -π/4 का एंगल बना रहा है, यानी यहां पे कुछ इस तरह से π/4 का एंगल बनाएगा यहां पे। चलिए, तो अगर हम यहां पे इस वेक्टर डायग्राम में अगर नेट एम्पलीट्यूड की अगर यहां पे बात करें तो वो नेट एम्पलीट्यूड आपके पास यहां कितना आने वाला है, यहां पे इसके केस में A प्लस यहां इसके केस में अगर देखा जाए तो A cos π/4, इसके केस में अगर देखा जाए तो A cos π/4, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है A sin π/4, इसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो नेट आपके पास यहां पे आएगा वो आपके पास 2A cos π/4 यहां पे आ जाएगा। तो यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो A प्लस √2 टाइम्स ऑफ A, यानी फाइनल जो आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा आफ्टर सुपर इम्पोज वो आपके पास A इंटू √2 + 1 यहां पे नेट एम्पलीट्यूड होगा उन तीनों वेव्स के सुपर इम्पोज के बाद। तो अगर आपसे यहां पे नेट इंटेंसिटी अगर पूछी जाए तो जो नेट इंटेंसिटी आपके पास यहां पे आने वाली है वो आपके पास यहां पे क्या आएगी, KA नेट का स्क्वायर। यानी आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो KA का स्क्वायर √2 + 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। KA² ये आपके पास क्या था यहां पे, ये पहले से आपके पास I नोड के इक्वल था। तो यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो, I नोड √2 + 1 का होल स्क्वायर। यानी फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास यहां पे सॉल्व होने के बाद देगा 5.8 I नोड, और ये आपका यहां पे फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आप सबको यहां पे समझ में आया होगा कि किस तरह से यहां पे आप नेट इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर सुपर इम्पोज। सबसे पहले हम उसे एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे और नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पे नेट इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन है जिसकी हम यहां पे बात कर रहे थे। तो हमसे यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या था हम उसे एक बार यहां पे देखते हैं। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज रेडियस स्मॉल a एंड कैरीज करंट कैपिटल I. It is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its plane such that when rotated slightly about its diameter and release
it start performing SHM, simple harmonic motion of time period capital T if mass of the loop is small m, then आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है चारों ही ऑप्शन में। तो आपको यहां पे वो जो लूप है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है उसका यहां पे आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। चलिए हम यहां पे अगर बात करें तो आप यहां पे जानते हैं कि अगर आपके पास यहां पे कोई करंट कैरिंग लूप है और अगर उसमें यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और अगर आप उसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पे उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है जिसकी वैल्यू को आप यहां पे लिख सकते हो, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का यहां पे एंगल है। और ये जो टॉर्क है इसे आप यहां पे इक्वल कर सकते हो आई अल्फा के। आई अल्फा क्या है, जहां पे आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा आपके पास यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। चलिए यहां पे जो आपका लूप है उसे आपने यहां पे स्लाइटली रोटेट करके छोड़ा है, यानी थीटा यहां पे काफी ज्यादा छोटा है, तो आप यहां पे लिख सकते हो थीटा काफी ज्यादा छोटा है। और अगर यहां पे थीटा छोटा है तो आप यहां पे साइन थीटा को लिख सकते हो थीटा के इक्वल, यानी आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो एम बी थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास आने वाला है आई अल्फा के, यानी आपके पास अल्फा की वैल्यू आने वाली है माइनस का एम बी अपॉन आई इंटू थीटा के। यहां पे माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पे ये जो टॉर्क बनने वाला है ये वाला, ये आपके पास यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो कि उस लूप को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा। चलिए तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, यानी बाय कंपैरिजन आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, यानी आप यहां पे टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये आपके पास यहां पे आने वाला है। यहां पे आई क्या है, आई यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहां पे जो आपका जो लूप है वो आपके पास डायमीटर के अलोंग यहां पे रोटेट कर रहा है, यानी आपके पास यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है, वो आपके पास यहां पे आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप सबको यहां पे पता है, वो फॉर्मूला आपके पास यहां पे निकल के आता है कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए। यहां पे लूप के पास सिर्फ एक ही टर्न है और यहां पे आई का करंट फ्लो है, तो आप यहां पे लिख सकते हो आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो आई करंट पाई आर स्क्वायर इंटू बी, यहां पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 से यहां पे ये 2 अंडर रूट के अंदर यहां पे जो वैल्यू देगा उसे आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये आपके पास यहां पे देने वाला है स्मॉल एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपके पास आएगा 2m अपॉन, यहां आपके पास एक पाई भी बचेगा और ये आपके पास b इंटू आई के इक्वल यहां पे ये आएगा। तो ये आपके पास फाइनली टाइम पीरियड का आपका आंसर है। तो आपके पास यहां पे आंसर क्या आने वाला है, आपके पास यहां पे आंसर आएगा अंडर रूट 2m पाई अपॉन बी आई। तो इस तरह से आप इसे यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया 2 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था हम उसे एक बार यहां पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन इन फिगर एज शोन। तो ये आपके पास वो फिगर दी हुई है कि आपके पास यहां पे जो पार्टिकल है वो आपके पास यहां पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं, वो ऑप्शंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर दिस मोशन। इनमें से आपके पास कौन कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। फर्स्ट केस, द फोर्स इज 0 एट t इज इक्वल टू 3t/4, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, स्पीड इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू t/4। फोर्थ है द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑस्किलेशन एट t इज इक्वल टू t/2। यानी कि ये आपके पास डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बनाए गए हैं और यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक ग्राफ है पार्टिकल के एसएचएम का और उसमें आपको ग्राफ शो किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। चलिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 देगा है वो किस किस टाइम पे देगा है, तो यहाँ पे t/4 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 3t/4 और 5t/4 पे भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है।
जब यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो आपका यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t/2 पे और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे जो पार्टिकल है वो अपनी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे एक एक केस में यहाँ पे बात करते हैं, फिर हम यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करते हैं। फर्स्ट वाला जो केस है वो आपसे बोला गया है द फोर्स इज 0 एट स्मॉल t इज इक्वल टू 3t/4। तो यहां पे जब हम 3t/4 के केस में जब यहां पे बात करते हैं तो यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अगर यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बाय एक्सेलरेशन के इक्वेशन के आप यहां पे क्या जानते हो, एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, और अगर यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है यानी उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो यानी कि यहां पे आपके पास ए वाला जो केस है वो आपके पास एकदम सही है। चलिए बी वाले केस की बात करते हैं। बी वाला केस आपसे कहता है कि द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी जब कैपिटल T है तो यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो अगेन जब आप a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वेशन को काम में लेते हो तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो x है उसकी x की जो वैल्यू है वो यहां पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल है वो यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यानी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए सी स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, आपसे बोला गया है द स्पीड इज मैक्सिमम एट स्मॉल t इज इक्वल टू t/4। तो हम सब यहां पे जानते हैं कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे पार्टिकल के पास स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखते हैं स्मॉल t इज इक्वल टू t/4 पे यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन पे है, यानी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि सी वाला स्टेटमेंट भी यहां पे सही है। लास्ट हम यहां पे डी वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, पर यहां पे तीन स्टेटमेंट के हिसाब से ही हम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो हम यहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी आपके पास वो ऑप्शन जिसमें ए बी सी आंसर है वो आपके पास होने वाला है फोर्थ ऑप्शन, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये आपका वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जिसके थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यहां पे 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या था वो आप सबके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग ऑस्किलेटरी मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ half of the mass of the block break off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system become f into a. Find the value of f। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो जो आपका SHM कर रहा है, तो जब यहाँ पे जो पार्टिकल है जब यहाँ पे मीन पोजीशन पे आया तो उसमें से यहाँ पे जो हाफ मास है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ हो गया है, तो उस केस में यहाँ पे अब जो सिस्टम में जो मास कनेक्टेड है उसका यहाँ पे नया एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है वो आपके पास यहाँ पे f इंटू ए होगा, और अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कुछ इस तरह से, ये आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और अभी यहाँ पे m का मास कनेक्टेड है और यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन है। चलिए जब ये यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन पे आया तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे इसने अपना हाफ ऑफ मास ब्रेक ऑफ कर दिया है, यानी यहाँ पे सिर्फ हाफ मास यहाँ पे बचा हुआ होगा। हम मान लेते हैं कि जब यहाँ पे टोटल मास m था तो उस टाइम पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड a था, तो हम यहाँ पे इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपके पास a डैश रहा होगा। तो यहाँ पे जब आपके पास स्पीड v रही होगी तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो स्पीड v डैश है, तो यहाँ पे हम काम में लेने वाले हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि जब यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे आया होगा तो उस केस में यहाँ पे इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होगी और आप यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। यानी आप क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि P फाइनल ये इक्वल होने वाला है आपके पास P इनिशियल के। P फाइनल आपके पास यहाँ पे कितना होगा, वो आपके पास यहाँ पे होगा m/2 इंटू वी डैश, ये इक्वल होने वाला है आपके पास m इंटू वी के। यानी आप ये कह सकते हो कि वी डैश आपके पास यहाँ पे 2v के इक्वल होने वाला है। अगर v डैश आपके पास यहाँ पे 2v के इक्वल होने वाला है तो इसका मतलब यहाँ पे जो v डैश है वो ये जो v है ये यहाँ पे आपके पास मीन पोजीशन पे स्पीड है इन पार्टिकल्स की, और यहाँ पे मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास मैक्सिमम स्पीड होती है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो v डैश को a डैश ओमेगा डैश से,
और आप यहाँ पे v को रिप्लेस कर सकते हो a ओमेगा से। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो a डैश ओमेगा डैश, ओमेगा डैश को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट में k अपॉन m बाई 2 इजिकल टू, ये आपके पास यहाँ पे 2 इंटू a, यहां आप लिख सकते हो अंडर रूट का k बाय m। चलिए, तो अगर आप कुछ ऐसा लिख सकते हो तो यहां पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास यहां पे कितना निकल के आएगा, ये आपके पास यहां पे निकल के आता है अंडर रूट 2 टाइम ऑफ a डैश इक्वल टू 2a, यानी आप लिख सकते हो a डैश इज इक्वल टू रूट 2 टाइम ऑफ a, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है नया वाला एम्पलीट्यूड वो पुराने वाले एम्पलीट्यूड का रूट 2 टाइम यहां पे हो जाएगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर सॉल्यूशन की यहां पे बात की जाए तो ये आपका सॉल्यूशन है और इस तरह से आप यहां पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 सितंबर 2020 को शिफ्ट 2 में, और क्वेश्चन क्या था वो आप सबके सामने यहां पे है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ रिंग इज हैंग ऑन अ नेल, इट कैन ऑस्किलेट विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग, या ऑस्किलेट कर सकती है बिना स्लिपिंग और स्लाइडिंग के। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, इन इट्स प्लेन विद अ टाइम पीरियड t1, ये अपने प्लेन में ही यहां पे ऑस्किलेट कर रहा है। और सेकंड जो कंडीशन दी हुई है, बैक एंड फोर्थ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद अ टाइम पीरियड t2, फाइंड द रेशियो t1 बाय t2, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। चलिए, इसमें क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट जो केस है वो आपके पास ये अपने प्लेन में ही यहां पे टाइम पीरियड t1 से ऑस्किलेट कर रहा है, और यहां पे कंफ्यूज करने के लिए उसने एक और बोला है यहां पे सेकंड केस, जब यहां पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सबसे पहले हम यहां पे इन केस को समझते हैं कि यहां पे ये ऑस्किलेटरी मोशन यहां पे किस तरह से हो रहा है। चलिए, तो फर्स्ट केस में जो आपको यहां पे गिवन है, हम मान लेते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट केस है। केस फर्स्ट में यहां आपके पास वो रिंग है और ये यहां पे रिंग का सेंटर है। अगर ये रिंग का यहां पे सेंटर है तो जो नेल लगाई गई है वो नेल यहां पे लगाई गई है, और जो रिंग है वो यहां पे इस तरह से ऑस्किलेट कर रही है, यानी रिंग अब थोड़ी देर बाद यहां चली जाएगी और उसके बाद ये रिंग यहां पे ऑस्किलेट इस तरह से करती रहेगी। ये यहां पे इसके प्लेन में ऑस्किलेशन है। सेकंड केस में क्या बोला गया है, सेकंड केस में आपसे बोला गया है केस 2 में कि यहां पे जो रिंग है वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर यहां पे ऑस्किलेट कर रही है। कैसे कि हम यहां पे मान लेते हैं ये वो रिंग है, और यहां पे अब की बार जो एक्सिस है वो यहां पे कुछ इस तरह से, यानी इस एक्सिस के अबाउट जो रिंग है कुछ इस तरह से यहां पे ऑस्किलेट करेगी, यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे रोटेट कर रही है। चलिए, हम यहां पे जानते हैं कि यहां पे जो रिंग है वो अपने आप में एक फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रही है, और किसी भी फिजिकल पेंडुलम के केस में यहां पे जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास यहां पे होता है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgd, जहां पे I क्या होता है, I आपके पास यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द हिंज पॉइंट, और D आपके पास यहां पे उस हिंज से सेंटर ऑफ मास की यहां पे डिस्टेंस होती है। तो यानी कि आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पे जो इस फिजिकल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड है वो आपके पास यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, यानी आप यहां पे टाइम पीरियड का रेशियो ले सकते हो t1 बाई t2 इजिकल टू, ये आपके पास यहां पे आने वाला है I1 अपॉन I2 के। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपको केस 1 और केस 2 में यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है, और उसके हिसाब से आप यहां पे डाटा पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन यहां पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, केस 1 की अगर यहां पे बात करें तो इस केस में यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपके पास यहां पे रिंग थी, यहां इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के हिसाब से अगर यहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो आप यहां पे देख सकते हो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया C वाले पॉइंट पे आप लिख सकते हो IC इज इक्वल टू लूप के केस में mr स्क्वायर, और जब आप इस हिंज पॉइंट के अबाउट यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाओगे, आप यहां पे जानते हो ये डिस्टेंस यहां पे कैपिटल R है, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये आपके पास यहां पे आने वाला है 2mr स्क्वायर। तो यानी कि इस केस में आपके पास यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2mr स्क्वायर। चलिए, केस 2 की अगर यहां पे बात करें तो अगेन इस C वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास mr स्क्वायर यहां पे होगा, पर यहां पे डायगोनल के अक्रॉस अगर यहां पे बात की जाए तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपके पास यहां पे कितना बनने वाला है, ये आपके पास यहां पे होता है mr स्क्वायर बाय 2। कैसे निकाला, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए,
अब बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो मैं यहां पे I2 को क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे I2 को लिख सकता हूं mr² बाई 2 प्लस mr²। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहां पे आ जाएगा 3/2 mr², कुछ इस तरह से। तो आई थिंक ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी I1 और I2 की। सिंपली अब हमें यहां पे डाटा पुट करना है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, T1/T2 इजिकल टू यहां आपके पास आने वाला है 2mr² अपॉन 3/2 mr², यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो 4/3 यानी 2/√3, ये आपके पास यहां पे आंसर आने वाला है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको फिजिकल पेंडुलम की नॉलेज है तो आप इसे यहां पे इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम यहां पे आगे बात करते हैं। तो ये आपका यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा जिसके थ्रू आप यहां पे सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप सबके सामने है। चलिए हम एक बार यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि when a particle of mass small m is attached to a vertical spring of spring constant k and release, its motion is described by yt is equal to y0 sin square omega t, where y is measured from the lower end of unstretched spring, then omega is, आपको यहाँ पे ओमेगा की कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शंस आप सबके सामने हैं। ध्यान से अगर यहां पे देखें तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में जो ओमेगा होता है वो आपके पास √k/m होता है, पर यहां पे किसी भी ऑप्शन में आपको k और m की टर्म्स में ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है, यानी यहां पे उसने कुछ चेंज किया है और यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है जिसको आपको यहां पे सॉल्व करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन की यहां पे बात करते हैं और इसे हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो आपके पास यहां पे है yt इज इक्वल टू y0 साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये आपके पास यहां पे इक्वेशन दी हुई है। यहां पे ये जो इक्वेशन है ये आपके पास किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम के रेस्पेक्टिव इक्वेशन है, आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास यहां पे y की वैल्यू आ जाती है। चलिए इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहां पे क्या लिख सकते हो, yt इज इक्वल टू y0 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2, आप यहां पे कुछ इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, तो आप यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू y0/2 माइनस का y0/2 कोस 2 ओमेगा t, कुछ इस तरह से। चलिए यहां पे ये जो आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है इसे हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो yt माइनस y0/2 इज इक्वल टू आपके पास यहां पे आएगा माइनस का y0/2 इनटू आपके पास यहां पे आएगा कोस 2 ओमेगा t। अब अगर हम यहां पे इसे ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक SHM का इक्वेशन बना रहा है a साइन ओमेगा t या a कोस ओमेगा t की टर्म्स में। चलिए अगर यहां पे कुछ ऐसा है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे सिंपली देख सकते हो कि आपके पास यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड आपके पास यहां पे कितना है, वो एम्पलीट्यूड है आपके पास y0/2। चलिए और यहां पे अगर मैं 2 ओमेगा को अगर मैं लिखूं तो 2 ओमेगा को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 ओमेगा को मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंपली √k/m। चलिए तो यहां पे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड को आप यहां पे किसके इक्वल लिख सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में mg/k के, यानी कि अगर मैं यहां से k/m का अगर मैं वैल्यू निकालूं y0 की टर्म्स में तो वो यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, वो यहां पे मैं रख सकता हूं अंडरवुड में, ये आपके पास यहां पे आने वाला है k/m, तो 2g अपॉन y0, ये आपके पास यहां पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो आपके पास ओमेगा है उस ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहां पे निकल के आएगी अंडरवुड में g अपॉन 2y0, और यहां पे ये आपका यहां पे फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं और ये इजीली आपके पास यहां पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो यहां पे अगर बात करें तो ये आपका यहां पे सॉल्यूशन है और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पे हमारे पास JEE 2020 में जो ऑस्किलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे के जो चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।